गुड आफ्टरनून ऑल। आज फिर से रिएक्शन मैकेनिज्म के अगले एपिसोड लेक्चर व्हाटएवर, ठीक है ना, उसके साथ अगले वीडियो के साथ पार्ट 18 रिएक्शन मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन हम पढ़ रहे थे। SN2 रिएक्शन के ऑलरेडी हम 2 वीडियोस पे बात कर चुके हैं। पहले में मैंने SN2 पढ़ाया था कि SN2 कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ, और दूसरे में मैंने आपको ये बताया था, क्वेश्चंस करवाए थे। यस, SN2 के क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें मैंने इंट्रामोलिकुलर SN2 भी बताया था। और आज मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ इट इज़ SN2 इन अल्कोहल्स एंड ईथर्स। जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि SN2 ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है किसकी, तो ये अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल्स और ईथर्स की फेवरेट रिएक्शन होती है। कौन सी? SN1 और SN2 दोनों की अपनी अपनी कंडीशंस है। SN1 कब होगा, SN2 कब होगा, ठीक है। तो हमने अभी तक अल्काइल हैलाइड्स के केस में SN2 देखा है, अभी हम अल्कोहल्स और ईथर्स के केस में SN2 देखेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। सो फटाफट से अगले पेज की तरफ जाते हैं और हेडिंग डाल देते हैं जल्दी से। लिखेंगे SN2 रिएक्शन इन अल्कोहल्स, SN2 रिएक्शन इन अल्कोहल्स, ठीक है। फटाफट से आई थिंक थोड़ा सा शार्पनेस बढ़ानी चाहिए। आई थिंक ओके, ठीक है ना। तो वाइट कलर का यूज़ ज़रा कम करेंगे हम, है ना। SN2 रिएक्शन इन अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स के अंदर SN2 कैसे रिएक्ट करता है, मतलब SN2 कहाँ होता है मैकेनिज़्म, अल्कोहल्स के साथ कौन से ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जिसके अंदर SN2 रिएक्शन का या SN2 मैकेनिज़्म का यूज़ होता है, ठीक है। तो मोस्टली ये जो चीज़ होती है, यहाँ पर हम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स को पढ़ते हैं, यानी अल्कोहल्स की रिएक्शन होती है, और मोस्टली ये प्रेपरेशन के काम में आता है, किसके? अल्काइल हैलाइड के, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगी, मैं यहाँ पर अल्काइल हैलाइड का प्रेपरेशन करूँगी। बेसिकली क्या करने वाली हूँ? प्रेपरेशन करने वाली हूँ। किससे करने वाली हूँ? अल्कोहल से करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसे 12th ऑर्गेनिक में कहाँ पढ़ोगे? अल्काइल हैलाइड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, तो उसके अंदर मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन आती है कि भाई हैलोजन डेरिवेटिव्स को हम कैसे कैसे बना सकते हैं। सो दीज आर द मेथड्स जिनसे हम हैलोजन डेरिवेटिव को बना सकते हैं, ठीक है। किसकी मदद से? अल्कोहल की मदद से। तो एक्चुअली हम लोग इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, जो कि एक्चुअली अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। सो फटाफट हम लोग SN2 रिएक्शन इन अल्कोहल्स की हेडिंग डाल देते हैं। इसके बाद अगर मैं बताऊँ कि अल्कोहल कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन करता है, तो अगर मैं कोई भी इन जनरल अल्कोहल ले लूँ, ठीक है, तो उससे कई रिएजेंट्स हैं, ऐसे कई रिएजेंट्स हैं जिनकी मदद से मैं अल्काइल हैलाइड बना सकती हूँ, स्पेशली अल्काइल क्लोराइड बना सकती हूँ। जब भी हैलाइड की बात होती है ना, तो क्लोराइड्स हमारे फेवरेट होते हैं, ठीक है। सो अल्काइल क्लोराइड बना सकती हूँ। तो यहाँ पर हम क्लोराइड बनाएंगे, यहाँ पर लगेगा RCl, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिएजेंट हम यूज़ करेंगे दैट इज़ PCl3, फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड, PCl3। Similarly, I can use phosphorus pentachloride PCl5 and make RCl again. Similarly, I can use SOCl2 in 2 different ways, ठीक है ना। SOCl2 यूज़ कर सकती हूँ मैं और RCl बना सकती हूँ। क्या मैम इसके और चीज़ें नहीं बनेगी क्या? ये फॉस्फोरस का क्या होगा, बाकी के बचे हुए क्लोरीन्स का क्या होगा, यहाँ फॉस्फोरस का क्या होगा, यहाँ सल्फर ऑक्सीजन का क्या होगा? बनेगी, और भी चीज़ें बनेगी, ठीक है, और भी चीज़ें बनेगी। क्या बनेगी बताती हूँ। फिर अगेन मैं SOCl2 को जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं यहाँ पर ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। और मैं SOCl2 को फिर से यूज़ कर सकती हूँ पिरिडीन के प्रेजेंस में भी, पिरिडीन एज ए सॉल्वेंट में यूज़ कर सकती हूँ। फिर भी मेरे पास यहाँ पे RCl तैयार हो जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट वेज जिससे कि मैं अल्काइल क्लोराइड्स की प्रेपरेशन कर सकती हूँ। बहुत जल्दी हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन हम पढ़ने वाले हैं। तो जब हम हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन पढ़ेंगे तो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन या अल्काइल हैलाइड की जो प्रेपरेशन है अल्कोहल की मदद से, हम इन्हीं मेथड से पढ़ेंगे, और उसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो एक्चुअली SN2 मैकेनिज्म है, ठीक है। अब मैंने आपको मोटा मोटा तो भाई बता दिया कि PCl3 के साथ अल्कोहल को रिएक्ट कर दो तो RCl बन जाएगा, ये वो ऐसा वैसा, पर बनेगा कैसे?
एग्जैक्ट क्या प्रोसीजर होगा उसके बनने का, बनेगा कैसे, अगर मैं उसके पीछे जाऊं तो देखते हैं ज़रा एक एक मैकेनिज़्म, ठीक है। चलेंगे आगे, यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन ऑफ ROH विथ PCl5। सबसे पहले PCl5 के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं, या PCl3 के साथ करवा देते हैं, ठीक है ना। पहले PCl3 के साथ करवा देते हैं, उसके बाद कराएंगे PCl5 के साथ रिएक्शन ऑफ ROH विथ PCl3। देखेंगे ज़रा कि किस तरह की रिएक्शन यहाँ पर होती है। आप नॉट ओनली PCl3, आप PBr3 ले सकते हो, PI3 ले सकते हो, ठीक है। PF3 इज़ नॉट सो मच नोन, और RF इतना ज़्यादा बनता भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अल्काइल फ्लोराइड्स जो हैं वो इतने ज़्यादा बनते नहीं हैं, यूज़ भी नहीं आते। अल्काइल फ्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स का ही ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको PCl5 या PCl3 लेकर ही बता रही हूँ, ठीक है। सो शुरू करते हैं, देखो ज़रा कैसे होगा। जब भी मैं ROH को PCl3 के साथ लेती हूँ, ठीक है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं थोड़ा फैंसी अगर इस रिएक्शन को लिखने चाहूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, PCl, ठीक है। या लिखने का और फैंसी तरीका मैं बता सकती हूँ आप लोगों को, Cl, और यहाँ मुझे बेसिकली 3 मॉलिक्यूल या 3 मोल लेने पड़ेंगे, किसके, अल्कोहल के, टू मैनेज दिस 3 क्लोरीन एटम्स, ठीक है। और यहाँ पर जो मुझे मिलेगा, तो मुझे देखो ज़रा यहाँ पे क्या मिलेगा। मैं यहाँ से ये OH और ये P इसको निकाल दूँगी। देखो बहुत ध्यान से देखो, मैं दूसरे कलर को यूज़ करती हूँ इसको निकालने के लिए। मैं इस OH और इस P को निकाल देती हूँ यहाँ से। 3 OH और P मैंने निकाल दिया, ठीक है। 3 OH और P मैंने निकाल दिया। जब 3 OH और P मैंने निकाल दिया, तब वहाँ पर देखो ज़रा क्या बचा है। वहाँ पर बचा है 3R और Cl। ये देखो ना, ये तीनों R ये Cl के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। और साथ में बन जाएगा P, जिस पे OH है 3 बार। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट H3PO3 फॉस्फरस एसिड। क्या है भाई, H3PO3 फॉस्फरस एसिड। तो आई होप ये रिएक्शन तुम लोगों की समझ में आया होगा, ठीक है। सॉल्वेंट आप कोई भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले सकते हो, DMSO, एसीटोन, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है एक्चुअली वो कैसी हुई है, कैसा मैकेनिज़्म हुआ है। अगर मैं मैकेनिज़्म के ऊपर जाऊँ तो मैकेनिज़्म के ऊपर ये कुछ ऐसा होता है कि भाई SN2 मैकेनिज़्म होता है। एक एक अल्कोहल धीरे धीरे अटैक करता है। देखो किस पे अटैक करता है तुम खुद बताओगे ज़रा। अगर मैं पहली बात करूं तो ROH प्लस P Cl। अब मुझे आप ही लोग बताओ कि यहाँ पर कौन किस पे अटैक करने वाला है, किसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, कौन न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ठीक है, और कौन अटैक करेगा, कौन सबस्ट्रेट बनेगा। अगर आपको समझ में आया हो, सो फॉस्फरस के पास इट इज़ अ थर्ड पीरियड एलिमेंट, वेकेंट, इसके पास वेकेंट 3D ऑर्बिटल होती है, जबकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होती है। ऑक्सीजन बड़े मज़े में इस पे अटैक कर देगा, फॉस्फरस पे अपने लोन पेयर उसको दे देगा, ठीक है। अब जब फॉस्फरस पे इसने लोन पेयर दिए, तब देखो ज़रा क्या होगा। ये यहाँ से क्लोरीन छोड़ सकता है, ठीक है। फॉस्फरस पे उसने लोन पेयर दिए, फॉस्फरस क्लोरीन छोड़ देगा, नहीं तो फॉस्फरस पे चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ज़रा किस तरह की चीज़ होगी। यहाँ पर बन जाएगा फॉस्फरस, जिसमें 2 पकड़े हुए हैं क्लोरीन, ठीक है, एक ऑक्सीजन विथ पॉजिटिव चार्ज R और H, और Cl निगेटिव जो है वो बाहर घूम रहा है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब होगा ये कि अब या तो उसको H छोड़ना है या तो R छोड़ना है। देखो ज़रा ऑक्सीजन पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, या तो वो H छोड़ेगा या तो R छोड़ेगा। तो होता क्या है, क्लोरीन इस बात का फ़ायदा उठाता है Cl- और वो अटैक कर देता है R पे। सब बैक साइड से अटैक कर रहे हैं, इसने भी बैक साइड से अटैक किया था, ठीक है। तो इसने बैक साइड से अटैक किया तो इसने फॉस्फरस का ज्योमेट्री बदल दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया। अब क्लोरीन ने R पे बैक साइड से अटैक किया, तो क्लोरीन ने जब R पे बैक साइड से अटैक किया तब क्या हुआ,
क्लोरीन ने जब R पे बैक साइड से अटैक किया तो क्लोरीन ने R की ज्योमेट्री को उल्टी पुल्टी कर दी। क्लोरीन ने क्या किया, R के साथ SN2 किया। अब जब क्लोरीन ने R के साथ SN2 किया तो ये बॉन्ड वापस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ, यानी देखो जरा क्या बना, देखो जरा क्या बना, यहाँ पर बना फॉस्फोरस जिसके पास है OH और है 2 क्लोरीन और साथ में बना RCl। ये तो एक मॉलिक्यूल बन गया RCl का। अगर आपने देखा हो तो मेरे पास 1 2 3 मॉलिक्यूल हैं। तो अब फिर से वैसे ही काम होगा। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो क्या नए PCl3 को पकड़ेगा क्या? नहीं, वो किसको पकड़ेगा, वो इसको पकड़ेगा, PCl2OH। फिर से Cl निकलेगा, फिर से OH लगेगा, फिर तीसरा वाला क्या करेगा, फिर Cl निकालेगा, फिर OH पकड़ेगा। देखो जरा किस तरीके से होगा, अगले पेज पे देखती हूँ मैं। ठीक है, अब फिर स्टेप 2 में क्या होगा भाई, अब आप बोलोगे कि मैम SN2 तो एक ही स्टेप की होती है मैम, ये सेकेंड स्टेप कहाँ से लाए आप? भाई साहब एक बार तो SN2 हो चुकी है ना, यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो बन चुका है, एक मोल प्रोडक्ट तो बन चुका है। अब जो रिएक्शन होगी वो किसके लिए होगी, नेक्स्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट के लिए। तो अब नेक्स्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट बना लो। ठीक है, देखो जरा क्या है मेरे पास है यहाँ पर मेरे पास है यहाँ पर स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में फिर है मेरे पास अल्कोहल और फिर है मेरे पास PCl3 है क्या, नहीं, अब की बार है POH Cl। अब फिर से क्या होगा, अब फिर क्या होगा, देखो जरा, ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर फिर से फॉस्फोरस को देगा, फॉस्फोरस फिर क्लोरीन छोड़ेगा, फिर से सेम चीज़ होने वाली है। फिर से जब फॉस्फोरस क्लोरीन छोड़ेगा तो क्या होगा, देखो फॉस्फोरस ने क्लोरीन छोड़ दिया, अब आया उसके पास OH, उसके पास एक क्लोरीन है, अब उसके पास लग गया है O पॉजिटिव, H और R, इस तरह की चीज़ लग गई है। अरे सही है। इसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से वही चीज़ होगी भाई, फिर से जो मेरा क्लोरीन वेला पड़ा हुआ था जिसको हमने भगा दिया था वो फिर अपना बदला लेने आएगा, फिर वो R पे अटैक करेगा। फिर जब वो R पे अटैक करेगा तो फिर एक बार SN2 मैकेनिज्म हो जाएगी। SN2 मैकेनिज्म जब फिर से होगी तब क्या बनेगा, तब फिर से POH OH Cl और एक और मॉलिक्यूल बन गया RCl का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर तीसरे केस में वैसा ही होगा। फिर तीसरे केस में फिर से कैसा होगा, फिर से वही होगा, एक और स्टेप होगी, स्टेप 3। फिर से क्या होगा स्टेप 3 में, देखेंगे जरा स्टेप 3 में क्या होगा। हाँ, तो अब तीसरे स्टेप में क्या होने वाला है, देखो जरा तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में फिर वही होने वाला है, यानी फिर से मेरे पास एक और ROH जो था, क्योंकि मैंने 3 मोल लिए थे, एक मोल स्टेप 1 में यूज़ हुआ, दूसरा मोल स्टेप 2 में यूज़ हुआ, अब तीसरा मोल स्टेप 3 में यूज़ होगा। अब की बार जो रिएजेंट यूज़ होने वाला है वो क्या फिर से PCl3 लाने वाले हो? नहीं, PCl3 तो एक ही मोल यूज़ हुआ है, 3 मोल अल्कोहल के लिए 1 मोल PCl3 यूज़ हुआ है। ठीक है, एक बार OH आया, एक Cl निकला, दूसरी बार दूसरा OH आया, दूसरा Cl निकला, अब तीसरी बार क्या होगा, तीसरा OH आएगा और तीसरा Cl निकलेगा। कॉमन सेंस। ये रिएक्ट करेगा इसके साथ POH OH, यहाँ पे है Cl। ठीक है, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, फिर से क्या होने वाला है, फिर से वही होगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर अटैक करेगा फॉस्फोरस पे। ठीक है, फिर वही कुछ इंटरमीडिएट जैसी चीज़ बनेगी। कहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, देखो ज़रा, फिर वही कुछ इंटरमीडिएट जैसी चीज़ बनेगी, फॉस्फोरस, उसके पास है एक OH और दूसरा OH, Cl तो निकल जाएगा। ठीक है, बचेगा O पॉजिटिव, H और R, और फिर Cl माइनस क्या करेगा, फिर R को अटैक करेगा। जैसे ही Cl माइनस R पे अटैक करेगा फिर से क्या बनेगा, देखो फिर बनेगा फॉस्फोरस, R निकल जाएगा बेचारा। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि R निकल जाएगा तो P पे लग जाएंगे मेरे पास 3 OH जो कि एक्चुअली फॉस्फोरस एसिड है, और साथ में बन जाएगा RCl, एक और मोल RCl तैयार हो गया। तो ये थी मैकेनिज्म, और जो नेट रिएक्शन थी, अच्छे से देखेंगे फटाफट से, ये थी मैकेनिज्म, और जो नेट रिएक्शन थी हमारी, नेट रिएक्शन ऐसी थी कि 3 मोल अल्कोहल लगे हैं 1 मोल PCl3 के लिए, जिससे मुझे फॉस्फोरस एसिड और RCl मिल चुका है। ऐसे ही, सेम ऐसे ही आप आगे भी चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हो। कैसे प्रोसीड कर सकते हो, तो PCl5 के साथ यही चीज़ होती है।
ठीक है। PCl5 के साथ यही चीज़ होती है। PCl3 जैसा ही सेम मैकेनिज्म होता है, जैसा हमने PCl3 के लिए मैकेनिज्म किया, सेम मैकेनिज्म PCl5 के लिए होता है। तो मैं प्रेफर नहीं करूँगी यहाँ पर PCl5 के लिए मैकेनिज्म बताना आप लोगों को। हाँ, मैं रिएक्शन ज़रूर बता दूँगी, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl5। हाँ, पर मैं मेरे बच्चों से ये एक्सपेक्ट ज़रूर करती हूँ कि वो मैकेनिज़्म लिख करके मुझे बिल्कुल कमेंट करें या फ़ोटो पोस्ट करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मुझे सेंड करें। मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग खुद से इस मैकेनिज़्म को करेंगे, क्योंकि PCl3 का मैं सिखा चुकी हूँ। सेम जो वहाँ 3 स्टेप में हुआ है वो यहाँ 5 स्टेप में होगा, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या होने वाला है देखो ज़रा। PCl5 के साथ अल्कोहल हमने लिया है और साथ में हमने लिया है PCl5। क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पर बनेगा RCl, पर साथ में यहाँ फॉस्फोरस नहीं बनता, यहाँ बनता है फॉस्फोरिक। H3PO3 नहीं बनता, यहाँ बनता है H3PO4। अब आप बोलोगे मैम क्या मजाक करते हो आप, आपने वहाँ से 3 Cl लगा दिए, ठीक है ना, वहाँ 3 अल्कोहल यूज़ किए, यहाँ 5 अल्कोहल यूज़ करो, ठीक है, फिर 5 अल्काइल हैलाइड बन जाएंगे, ठीक है। फिर मैम फॉस्फोरस पे भी तो 5 OH लगेंगे ना? हाँ बिल्कुल लग जाएंगे 5 OH। तो आप इसको ऐसे बना लो, आप इसको ऐसे बना लो, या फिर ठीक है इसमें से देखो मैं वाटर रिमूव कर रही हूँ, वाटर रिमूव कर दूंगी तो क्या बन जाएगा? H3PO4। तो आप इसको ऐसे बना लो, फॉस्फोरिक एसिड। बात क्या है? सेम। फॉस्फोरिक एसिड इज मोर इजी, फॉस्फोरिक एसिड इज मोर एक्चुअली एक्यूरेट, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है वो। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RCl और फॉस्फोरिक एसिड। कब? जब मैं PCl5 लेती हूँ, और जब PCl3 लेती हूँ तो बनता है RCl और फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। फिर वैसे ही रिएक्शन होती है SOCl2 के साथ। तो बात करते हैं रिएक्शन विथ SOCl2, रिएक्शन ऑफ ROH विथ SOCl2। अच्छा, अभी SOCl2 के भी बड़े नाटक है भाई। इसके लिए भी 2 अलग अलग क्या बोलते हैं कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट्स अलग अलग यूज़ किए जाते हैं SOCl2 के लिए। सॉल्वेंट एक बार यूज़ किया जाता है पिरिडीन, एक बार यूज़ किया जाता है पिरिडीन। जब पिरिडीन आता है तो ये SN2 मैकेनिज्म करता है। क्या करता है भाई? SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म करता है तो यहाँ पर इन्वर्जन हो जाता है किसका? सबस्ट्रेट का। पता ही आप लोगों को SN2 करेगा, बैक साइड अटैक होगा, इन्वर्जन हो जाएगा, यानी क्लोरीन जहाँ से निकलेगा या OH जहाँ से निकलेगा क्लोरीन उसके ऑपोजिट साइड पे अटैक करेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई वाइल यूजिंग pyridine with SOCl2 inversion of product takes place। जब हम क्या बोलते हैं SOCl2 के साथ pyridine लेते हैं तो प्रोडक्ट का इन्वर्जन हो जाता है। और नेट रिएक्शन कैसी होती है? नेट रिएक्शन कैसी होती है देखना, ROH प्लस SOCl2, ठीक है, और साथ में लिया हुआ है पिरिडीन, PY लिखते हैं। तो इसको अगर मैं बनाने जाऊँ तो होता क्या है? एक तो बन जाता है RCl, दूसरा बन जाता है HCl। देखो जरा क्या बना है, एक तो बन गया RCl अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, RCl दिख नहीं रहा होगा शायद, हाँ ठीक है, एक तो बन गया RCl, दूसरा बन जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि गैस है, और तीसरा बन जाता है सल्फर के साथ ऑक्सीजन, और एक और ऑक्सीजन यहाँ से आया SO2, ये भी गैस है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि SO2 और HCl दोनों गैस बनती हैं, दोनों की दोनों गैशियस होने के कारण, ठीक है ना, इसकी मात्रा मुझे काफ़ी अच्छे से मिल जाती है, क्योंकि मुझे और मेरे को एफिशिएंट भी पड़ती है ये मेथड, क्योंकि मुझे इसमें प्यूरिफिकेशन वगैरह करने की कोई झंझट नहीं रहती, ठीक है ना। तो इसीलिए ये वाली जो मेथड है RCl बनाने की, ये ज़्यादा एफिशिएंट मानी गई है, ठीक है ना। इस मेथड को ज़्यादा एफिशिएंट माना गया है। जब आप हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ोगे तो समझोगे, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ यहाँ से कि भाई यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, एक तो नेट
इन्वर्जन टेक्स प्लेस, इन्वर्जन हो जाता है। और दूसरा, एंड दिस इज मोर एफिशिएंट मेथड, ये ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है, ठीक है ना। ये एक चीज़ है, क्यों? क्योंकि दोनों HCl और SO2 उड़ जाते हैं और बचता क्या है, सिर्फ अल्काइल क्लोराइड बचता है। अच्छा, इसका अगर मैकेनिज्म बोलो तो इसका मैकेनिज्म भी बता देती हूँ। इसका मैकेनिज्म भी बहुत ही आसान है, सिंपल SN2 मैकेनिज्म है, ठीक है, सिंपल SN2 मैकेनिज्म है। तो चाहो तो मैं बता देती हूँ, बट मेरे हिसाब से ये मैकेनिज़्म जो है ऑलरेडी हम SN2 को इतने बार डील कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि भाई पिरिडीन अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो SN2 मैकेनिज़्म होगा, बैक साइड अटैक होता है, और बैक साइड अटैक होने के कारण क्या हो जाता है वहाँ पर कि इन्वर्जन हो जाता है स्ट्रक्चर का, ठीक है ना। वैसे चाहो तो मैं बता देती हूँ, ठीक है, ये वाला बता देती हूँ, इसके बाद वाला जो है वो डील नहीं करेंगे, है ना। देखो मैकेनिज्म SN2 होने वाले बहुत ही सिंपल है, फिर से अल्कोहल, फिर से वही SOCl2। अब बताओ कौन गरीब है और किसके पास लोन पेयर है? तो भाई इसके पास लोन पेयर है, इसके पास न्यूक्लियोफाइल है, सल्फर के पास वैकेंडी ऑर्बिटल है, तो होना क्या है, ये अपने लोन पेयर सल्फर को देगा, हाँ बिल्कुल देगा। उसके बाद क्या होगा, देखो उसके बाद वही होगा जो तभी हुआ था फॉस्फोरस के केस में, ठीक है। और साथ में मेरे पास यहाँ पिरिडीन भी है, तो सल्फर यहाँ से क्लोरीन निकालेगा, ठीक है, सल्फर यहाँ से क्लोरीन निकालेगा, तो देखेंगे ज़रा क्या होगा। यहाँ से बन जाएगा मेरे पास सल्फर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एक Cl, यहाँ पे आएगा O पॉजिटिव R और H प्लस Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही चीज़ होगी, ठीक है। एक्चुअली पिरिडीन क्या करता है, पिरिडीन यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेता है, ठीक है ना, और पिरिडीन हाइड्रोजन को लेकर, पिरिडीन एक बेस है, तो पिरिडीन हाइड्रोजन को, पिरिडीन बेस है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, तो वो हाइड्रोजन को लेकर बना लेता है एक्चुअली पिरिडीनियम सॉल्ट, ठीक है। देखो क्या करेगा, पिरिडीनियम एक बेस है, तो बेस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेता है, यही तो है। तो हर बार क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, अब की बार ये वाला बॉन्ड टूटा है, बस यही फ़र्क है। फिर क्या हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा Cl, यहाँ पे आ जाएगा OR प्लस HCl along with pyridine, ठीक है, HCl बन गया है along with pyridine। तो मैं इसको ऐसा लिख देती हूँ, देखो दिस इज माई pyridine, है ना, और इसके साथ लग गया मेरा H प्लस और Cl माइनस, दिस इज कॉल्ड पिरिडीनियम क्लोराइड, पिरिडीनियम सॉल्ट। भाई बेस है और एसिड है, HCl मिल गया, क्या बना, सॉल्ट बना, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये जो Cl माइनस पिरिडीन यहाँ से छोड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली आप अगर ये H नहीं निकालते, Cl माइनस को अटैक करवा देते तो भी चलता, बट कई बार क्वेश्चन पूछते हैं एक्चुअली कि पिरिडीनियम सॉल्ट बनता है कि नहीं, तो हाँ पिरिडीनियम सॉल्ट बन रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ पर जो Cl माइनस निकलेगा, वो Cl माइनस क्या करेगा, देखो अब की बार नेक्स्ट स्टेप में वो Cl माइनस आकर के R पे बैक साइड अटैक करेगा, देखो वो ही Cl माइनस आकर के R पे करेगा बैक साइड अटैक। जब वो R पे बैक साइड अटैक करेगा तब क्या हो जाएगा, तब फिर वो बन जाएगा SO2 और Cl, ठीक है ना। यानी वो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट जो है हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो यहाँ से बन जाएगा RCl, और फिर वो SO2Cl2 जो भी है आप उसको बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, इस तरीके से मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे होगा, और इन्वर्जन होने वाला है प्रोडक्ट का, इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्वर्जन होगा। अच्छा, मैं इतना हैमरिंग क्यों कर रही हूँ इस पर कि इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होगा, इतना हैमरिंग इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि SOCl2 की एक और रिएक्शन है, ठीक है ना, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2, बट वो ईथर यूज करते हैं, कोई भी ईथर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखो, एक्चुअली जब वो लोग ईथर यूज करते हैं ना, तो व्हेन ईथर इज यूज्ड, जब ईथर यूज होता है, देन SNI मैकेनिज्म, क्या है ये, SNI मैकेनिज्म इज ऑपरेटेड, ऑपरेट होता है इंस्टेड ऑफ SN2, ठीक है। अब मैम ये SNI पहले तो है क्या,
बेटा SNI होता है, I का मतलब होता है, यहाँ पर देखो मैं लिख देती हूँ SNI, I का मतलब होता है इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन तो होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट तो होने वाला है, पर इंट्रामोलिक्यूलर। अब तक क्लोरीन बाहर निकल जाता था और फिर आके अटैक करता था, बाहर वाला हो गया था ना, क्लोरीन पर आया हो गया था, फिर अटैक किया उसने। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। यहाँ पर क्लोरीन वो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल में ही रहता है और वहीं के वहीं सेटलमेंट हो जाता है, वहीं के वहीं RCl अलग हो जाते हैं, वहीं के वहीं SO2 अलग हो जाते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल में ही सब काम हो जाता है। तो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल में ही सब काम हो रहा है, SNI मैकेनिज्म उसको कहते हैं, ठीक है। और जब SNI मैकेनिज्म होती है ना, तब इन्वर्जन नहीं होती स्ट्रक्चर की, रिटेंशन ही होती है। इसीलिए मैं पिरिडीन के केस में इन्वर्जन होगा, पिरिडीन में इन्वर्जन, पिरिडीन में इन्वर्जन, पिरिडीन में इन्वर्जन, इसीलिए इतने बार बोल रही थी। और ईथर में SNI मैकेनिज्म, रिटेंशन होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो मैं बता देती हूँ कि भाई इन केस ऑफ SOCl2 विथ ईथर, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन होता है, अकर्स, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन हो जाता है। और वही पिरिडीन वाले में क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। अब मैम ये नहीं समझ में आया मैम, ये दोनों चीज़ें जो आपने बताई ये इतने कंफर्टेबल हम इसको लेकर नहीं हुए। हाँ ठीक है, नहीं हुए तो बताती हूँ कैसे करना है। देखो, ओहो, यहाँ है मान लो OH, ठीक है, डैश है, या उल्टा बना दिया एक्चुअली मैंने, यहाँ डैश है, यहाँ वेज है, वेज पे OH है, डैश पे ड्यूटेरियम है, और बाकी जो है वो है, ठीक है ना। यहाँ से मैंने इसको रिएक्ट किया है दो चीज़ों के साथ। मैंने इसको एक बार रिएक्ट किया है SOCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, और मैंने इसको एक बार रिएक्ट किया है SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ दिस ईथर, ठीक है ना। इस ईथर के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट किया है। अब क्या होगा देखेंगे ज़रा। SOCl2 क्या करता है, क्लोरीन देगा। पिरिडीन क्या करेगा, पिरिडीन सीधा मैकेनिज्म पे नहीं जाए, सीधा याद करें इसको ऐसा। पिरिडीन क्या करेगा, पिरिडीन SN2 मैकेनिज्म करवाएगा, इन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर SN2 मैकेनिज्म से मतलब ये है कि जब प्रोडक्ट बनेगा तो OH अगर आगे से निकल रहा है तो क्लोरीन पीछे साइड लगेगा, यानी अब की बार डैश पे लगेगा क्लोरीन और वेज पे आ जाएगा वो कौन, ड्यूटेरियम, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सीधा सीधा मैं कह सकती हूँ SN2 हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। जबकि वहीं अगर मैं ईथर के बारे में बात करूं तो क्या होगा, देखो ईथर क्या कराएगा, ईथर SNI कराएगा, तो जो पीछे था वो पीछे रहेगा, जो आगे था उसके जगह दूसरा वाला लग जाएगा, यानी ऐसी ही कुछ चीज़ होगी। ड्यूटेरियम पीछे था, पीछे रहेगा, OH जहाँ से निकलेगा वहीं क्लोरीन आएगा। यानी एक्चुअली कौन सी चीज़ हुई है यहाँ पर हुआ है SNI और रिटेंशन हुआ है स्ट्रक्चर का, SNI मैकेनिज्म हुआ है और स्ट्रक्चर का रिटेंशन हुआ है, ठीक है। सो हियर वी गो, हमने अल्कोहल से कितने तरीके से PCl3, PCl5, SOCl2 ईथर और SOCl2 पिरिडीन लगाया। PCl3, PCl5 और SOCl2 पिरिडीन सब ने इन्वर्जन कराया, सिर्फ ईथर के साथ रिटेंशन हुआ है स्ट्रक्चर का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है ना। अगर आप लोग और एग्जांपल्स चाहते हैं तो मैं वैसे करा सकती हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि इट इज़ वर्थ डूइंग। मुझे बहुत आसान लगी चीज़ें, मैं लगी तो एक एग्जांपल और करा ही देती हूँ, ठीक है। चलो कर लेते हैं फटाफट से। ऐसे करते हैं, चलो ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं OH, यहाँ पर लगा सकते हैं H,
और यहाँ पर लगा सकते हैं क्लोरीन, यहाँ पे लगा सकते हैं H, यहाँ पे ललगा सकते हैं CH3, ठीक है ना। अब इसको मैं रिएक्ट करवा देती हूँ। कितनों के साथ रिएक्ट करवा दूँ भाई? एक बार PCl3 के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, एक बार SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। हर बार पिरिडीन ऐसे नहीं लिखा होगा, स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके साथ। और दूसरी बार SOCl2 इन केस ऑफ सम ईथर, ठीक है, उसमें रिएक्ट करवा देती हूँ। तो देखेंगे, फटाफट बताएंगे जल्दी से क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से बताएंगे। डिस्कस करूं अगर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो PCl3 करेगी SN2 रिएक्शन, PCl3 करेगा SN2 रिएक्शन, करेगा इन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। उसका मतलब क्या है कि CH3, ठीक है, OH इस साइड से निकला है, इसका मतलब Cl यहाँ लग जाएगा और H जो है वो यहाँ आ जाएगा। पहले वाला Cl तो यहीं था, H यहाँ, CH3 यहाँ, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, PCl3 के केस में। अच्छा, SOCl2 पिरिडीन के केस में भी तो वही बनेगा आइडियली, दोनों तो सेम ही बनेंगे क्योंकि दोनों ही क्या कराते हैं भाई? इन्वर्जन। जबकि SOCl2 ईथर के केस में अलग चीज़ हो जाएगी, जहाँ से OH निकलेगा वहीं पे पिरिडीन, वहीं पे क्लोरीन आएगा, तो फिर ईथर के केस में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। यानी इन दोनों के ही केस में इन्वर्जन हो जाएगा स्ट्रक्चर का, जबकि इसके केस में रिटेंशन हो जाएगा। यानी अगर अगर R लिया था कॉन्फ़िगरेशन तो R ही कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। यहाँ पे सॉरी ऊपर अगर R लिया था तो S बनेगा, नीचे अगर R लिया था तो R बनेगा। SOCl2 ईथर के केस में SNI मैकेनिज्म होगा, रिटेंशन ऑफ स्ट्रक्चर। बाकियों के केस में SN2 होगा, इन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप समझ गए होंगे तुम लोग। अब बात करते हैं अल्कोहल्स के बाद ईथर्स की रिएक्शन की, कि भाई ईथर्स कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, बिकॉज आई हैव सम लेस टाइम देख रहे हो तुम लोग क्या बन रहा है, क्या बज रहा है, बजरा बोला, क्या हो रहा है, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ व्हाट ईथर्स, ना SN2 रिएक्शन ऑफ ईथर्स, ठीक है ना, ईथर्स की SN2 रिएक्शन। अब आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि भाई ईथर्स SN1 भी करते हैं, ईथर्स SN2 भी करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, है ना। ईथर्स SN1 सिर्फ एक कंडीशन में करते हैं। ईथर्स यहाँ लिख देती हूँ बेटा, ईथर्स, पहले मैं देख लूँ कि ये पेन दिख रही है, नहीं कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। ईथर्स जो हैं वो दोनों रिएक्शंस करते हैं, लिख देती हूँ यहाँ पे, SN1 भी करते हैं और SN2 भी करते हैं, ठीक है। SN1 वो सिर्फ तब करेंगे जब वो टर्शरी या बेंजाइलिक होंगे, और SN2 वो प्राइमरी सेकेंडरी किसी भी केस में कर देंगे, ठीक है। पर इन दोनों के ही लिए दे रिक्वायर एसिडिक मीडियम ओनली, दे रिक्वायर एसिडिक मीडियम, उनको ज़रूरत होती है एसिडिक मीडियम की, ठीक है, दोनों के ही लिए। क्योंकि ईथर्स में लोन पेयर निकल नहीं पाते हैं ऑक्सीजन के, लोन पेयर निकालने के लिए उसको, ठीक है ना, ऑक्सीजन जो है वहाँ पर वो बेचारा काफ़ी गरीब हो जाता है ड्यू टू स्टेरिक हिंडरेंस ऑफ बोथ दी अल्काइल ग्रुप्स। तो इसीलिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। कोई भी ईथर रहेगा, प्राइमरी सेकेंडरी रहेगा, कोई भी रहेगा, वो SN2 कर देगा। टर्शरी और बेंजाइलिक अगर है तो वो क्या करेगा, वो करेगा, क्या करेगा बोलो फटाफट, क्या करेगा भाई, SN1 करेगा। तो ऑलरेडी हम ईथर्स की रिएक्शन कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन की, आप लोगों को पता होना चाहिए। हमने 1 इक्विवेलेंट HI, 1 इक्विवेलेंट HCl, 1 इक्विवेलेंट HBr लिया था, अल्कोहल और RX बनाया था, पता होना चाहिए आप लोगों को। एक अगर जनरल रिएक्शन की मैं बात करूं कि भाई जनरल रिएक्शन ईथर की कैसी होगी, तो देखो ज़रा R अब यहाँ कोई टर्शरी वर्शरी का कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने SN2 रिएक्शन करनी है। HX लूँगी मैं, HX क्यों लूँगी, अच्छा HX भी भाई 1 इक्विवेलेंट ही लूँगी, एक्सेस नहीं लेना क्योंकि अल्कोहल बनने वाला है आगे। तो क्या होगा यहाँ पर, क्या बनेगा, यहाँ पर मैं एक्चुअली R' नहीं लेती, R ही ले लेती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर एक बन जाएगा ROH और दूसरा बन जाएगा RX। कैसे बना मैम, मैकेनिज्म बताओ, तो ठीक है मैकेनिज्म बता देती हूँ। मैकेनिज्म
पता है तुम लोगों को, हम पढ़ चुके हैं एक्चुअली। ROR प्लस H प्लस क्या होगा भाई, प्रोटोनेशन होगा, सब जानते हैं प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का एडिशन होगा। लोन पेयर है मेरे पास यहाँ पर, तो लोन पेयर हैं तो ये लोन पेयर इस पे जाएंगे, अटैक करेंगे। जैसे ही अटैक करेंगे तो क्या चीज़ बनेगी, बनेगा RO पॉजिटिव H और R अगेन। ठीक है, अब क्या होगा, अब पहले टर्शरी में और क्या कहते हैं, टर्शरी और बेंजाइलिक में क्या होता था, कोई भी एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाता था, कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो जाता था अगर टर्शरी या बेंजाइलिक है तो। पर यहाँ पर दिस इज SN2 मैकेनिज्म, यहाँ पर कोई कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। अब आएगा मेरा X माइनस पिक्चर में, और X माइनस अटैक करेगा इस R को। ओ माय गॉड, कहाँ से अटैक करेगा, किस R को अटैक करेगा, मेरे पास तो दो आ रहे हैं, किस R को अटैक करेगा, मेरे पास तो दो आ रहे हैं। अच्छा, अगर दोनों सेम है तो किसी को भी अटैक करा दो, फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों डिफरेंट है तो कहानी बदलेगी, ठीक है ना। अभी तो मेरे पास सेम है तो इसको सस्पेंस रहने देते हैं, आगे जब एग्जाम्पल करेंगे हम और अगर दोनों डिफरेंट रहेंगे तब बताऊंगी। एक्चुअली तुम खुद बताओगे कि X माइनस कहाँ अटैक करेगा, तुम खुद बताओगे, बने रहो, ठीक है ना, खुद बताओगे, वेट करो। X माइनस ने R को अटैक किया, इसने इसको बोला भाई तू अपना बॉन्ड खुद ही रख ले, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को X मिल गया, ठीक है। तो ये ROH जो थे वो अलग हो गए और बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास RX। ये मेरा प्रोडक्ट बन गया SN2 मैकेनिज्म के द्वारा, ठीक है। अब करते हैं बढ़िया एग्जाम्पल्स इसके ऊपर, देखेंगे ज़रा। मान लो कि कुछ इस तरह के एग्जाम्पल है मेरे पास, कुछ इस तरह का ईथर है मेरे पास, ठीक है। CH3 CH2O CH2 CH3, सिंपलेस्ट ईथर, डाइथाइल ईथर। साथ में ले लेती हूँ HBr, देखेंगे क्या होगा। तो भाई मैकेनिज्म करना पड़ेगा, हाँ ठीक है कर लेते, कोई बात नहीं, मैकेनिज्म भी कर लेते हैं मैम। देखो क्या है, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, ETO यहाँ पे लोन पेयर, साथ में आया H प्लस, ठीक है। क्या होने वाला है देखो, प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा यानी वही ये गया इस पे, वो जैसे ही गया उस पे देखो ज़रा क्या बना है। तो भाई ETO पे आएगा पॉजिटिव H और ET, ठीक है। अब कौन है मेरे पास, तो भाई मेरे पास है Br माइनस, लो Br माइनस। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये भी वही बात हो गई, CH2 CH3, यहाँ पर भी वही हो जाएगा CH2 CH3, ठीक है ना। तो ये Br किस साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर भी उतना ही ट्रैफिक है, यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे भी उतना ही ट्रैफिक है। SN2 मैकेनिज्म, SN1 में मैं देखती थी अपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन वाला फैक्टर, जबकि SN2 में मैंने आपको बोल के रटवाया था कि कौन सा फैक्टर देखना है, बताओ जरा कौन सा फैक्टर देखना है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में कौन सा फैक्टर देखना है, स्टेरिक क्राउडिंग देखना है, स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। तो यहाँ से अगर जाएंगे तो भी उतने ही बड़े लोग पड़े हुए हैं, यहाँ से जाएंगे तो भी उतने ही है। तो Br तो इस केस में कहीं से भी चला जाए, ठीक है, बैक साइड अटैक हो जाएगा, ये यहाँ निपट जाएगा। तो बनेगा क्या, बनेगा CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2Br। इसका मतलब ये जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है, एक नोट लिख सकती हूँ मैं यहाँ, इसका ही मतलब नोट, हैशटैग नोट, कि भाई जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, इट विल अटैक फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, वो अटैक करेगा उस साइड से जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, वो अटैक करेगा उस साइड से जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ठीक है। अभी यहाँ तो बराबर था तो कहीं से भी अटैक करा दो। तो देखते हैं जरा, एक स्टेरिक हिंड्रेंस वाला क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखो मान लो इस तरह का ईथर है, ठीक है, साथ में ले लिया, ले लो जो लेना है, HI ले लिया, ठीक है। क्या होगा अब HI में, H प्लस है, पहले तो H प्लस है, लोन पेयर है, क्या होगा बताओ फटाफट। H प्लस है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर अटैक करेगा H प्लस को, वो प्रोटोनेट कर देगा उसको। जैसे ही प्रोटोनेट करेगा कुछ इस तरह की चीज़ बनेगी, CH3O पॉजिटिव H, यहाँ पर आएगा CH2 CH3, ठीक है।
अब मेरे पास है I माइनस। I माइनस को कहाँ से अटैक करना चाहिए बताओ? इथाइल से अटैक करना चाहिए आके या मिथाइल से? इजी क्या पड़ेगा? इजी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ मिलेगा उसको? ऑब्वियसली मिथाइल के साइड मिलेगा। ठीक है, तो आयोडीन कुछ नहीं देखेगा और जाके मिथाइल पे कर देगा बैक साइड अटैक और बना देगा CH3I, और वो भी इन्वर्टेड बनाएगा। SN2 मैकेनिज्म है भाई, SN2 है, इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है ना, और साथ में बनेगा CH2OH और यहाँ पे CH3, वही अपना इथेनॉल, इथेनॉल और मिथिल हैलाइड। तो इस तरह की कुछ चीज़ बनेगी। ठीक है ना, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पर वो जा कर के अटैक करेगा। ऐसे ही एक और बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास, फटाफट आप लोग सॉल्व करेंगे। CH3 यहाँ पे आया H ऑक्सीजन, ओके, यहाँ पे लग गया है मेरे पास इथाइल ग्रुप। इसको इन्होंने रिएक्ट करवाया है 1 इक्विवेलेंट ऑफ HI के साथ। जब तक आपको एक्सेस ना बोले 1 इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट कराना है, क्योंकि अल्कोहल बन रहा है, HI आएगा या HCl आएगा या HBr आएगा, उसके साथ भी अल्कोहल रिएक्ट कर देगा। याद करो ल्यूकास रिएजेंट वाली रिएक्शन, है ना। तो बी केयरफुल, 1 इक्विवेलेंट ही यूज़ करना है। तो फटाफट प्रोडक्ट बनाओ ज़रा, और फिर मैं आपको और आगे क्वेश्चन लिख के देती हूँ, और अच्छे 1-2 क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, है ना। सो आई होप आप लोगों ने प्रोडक्ट बना लिया होगा। अब मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, ये मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो मोर स्टेरिकली हिंडर्ड वाले के साइड से तो आयोडीन आएगा नहीं, यहाँ से ही आएगा। तो जो आयोडाइड बनेगा वो इथिल आयोडाइड बनेगा, और जो अल्कोहल बनेगा वो ब्रांच्ड बनेगा। ठीक है, मेरा ऐसा बना है, आप लोगों का भी कुछ ऐसा ही बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही आपने पहले प्रोटोनेशन कराया होगा, फिर आयोडीन को अटैक करवाया होगा। सो इट इज़ मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, इट इज़ लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, वो इधर से आके अटैक करेगा और कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब इन्वर्जन और रिटेंशन को बताने वाले कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। देखो बढ़िया एग्जाम्पल है मेरे पास। ओके, हियर इट इज़ this and now ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, और यहाँ पे लगा लेते हैं, क्या लगा लूँ, मिथिल, और यहाँ पे लगा लेते हैं ड्यूटेरियम। ठीक है ना, देखो ज़रा अच्छे से, यहाँ पे ड्यूटेरियम लगाया है एग्जाम्पल, और इसको रिएक्ट करवाते हैं 1 इक्विवेलेंट ऑफ HCl के साथ। ठीक है, चलो करेंगे फटाफट से। जब हम इसको करेंगे तब देखेंगे क्या होगा। तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, नहीं, जो मंजूर SN2 रिएक्शन होगा। चलो प्रोटोनेशन करो, प्रोटोनेशन करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। HD और दिस D, दिस CH3। ठीक है, अब Cl माइनस आएगा, तो Cl माइनस कहाँ से आएगा, कहाँ पे आएगा? तो भाई इधर साइड पे तो आएगा नहीं, क्योंकि दिस इज मोर स्टेरिकली हिंडर्ड। ठीक है, तो किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो अब जब Cl माइनस इधर आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। इन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो पीछे था वो सामने हो जाएगा, और जो सामने था वो पीछे हो जाएगा। इसमें मैंने एक चीज़, एक गड़बड़ ये की है, एक सेकेंड ज़रा, इसमें मैंने एक चीज़ ये गड़बड़ की है कि एक्चुअली मुझे इस बॉन्ड को बताना चाहिए था वेज पे। ठीक है ना, जस्ट अ मिनट, इस बॉन्ड को बताना चाहिए था वेज पे, एक बॉन्ड बताना चाहिए था इधर, और एक बताना चाहिए था इधर। ओके, ठीक है, तो ये बॉन्ड मेरी थी वेज पे, और एक सेकेंड, तब एक्चुअली वेज डैश इन्वर्जन वाला ज़्यादा अच्छे समझेगा ना तुम्हें। ये वेज पे थी, ये मेरा ड्यूटेरियम पीछे था और हाइड्रोजन प्लेन में था। इसने आके अटैक किया
जैसे ही इसने आके अटैक किया तो ये वाली बॉन्ड जो थी वो इस पर शिफ्ट हो गई, ठीक है, यानी कि पीछे से उसने अटैक किया तो क्या हुआ, ये जो वेज पे बॉन्ड था अब ये कहाँ चला गया, वो चला गया डैश पे, तो बेसिकली वो तो गायब ही हो गया। यानी अल्कोहल O के साथ वेज पे बॉन्ड बना था तो Cl के साथ कहाँ बनेगा, डैश पे बनेगा, ठीक है। और ड्यूटेरियम जो पीछे था वो कहाँ आ गया भाई मेरा, वो आ गया मेरा आगे, और हाइड्रोजन मेरा ऐसा ही रह गया, ठीक है, और OH मेरा यहाँ लग गया। बाकी यहाँ के जो थे, यहाँ के जो स्ट्रक्चर्स थे वो एज इट इज़ ही रहे, ठीक है ना, ड्यूटेरियम डैश पे, मिथिल प्लेन पे। यानी यहाँ पर इस कार्बन की देखो जरा, इस कार्बन की हालत देखो आप, इस कार्बन की हालत देखो आप, जो बॉन्ड वेज पे था वो डैश पे चला गया, जो डैश पे था वो वेज पे चला गया, ड्यूटेरियम पीछे था वो आगे आ गया, OH आगे था वो Cl पीछे लग गया। तो बेसिकली इस वाले कार्बन का जो है वो इन्वर्जन हो चुका है, इस वाले कार्बन का इन्वर्जन क्यों हो गया बेटा, इन्वर्जन हो गया ड्यू टू SN2 रिएक्शन, ठीक है ना। और वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड था, दोनों, एक हाइड्रोजन एक ड्यूटेरियम, दोनों छोटे छोटे हैं, तो इसीलिए वहाँ पर क्या हो गया, इसीलिए वहाँ पर अटैक हुआ, ठीक है ना। किसका अटैक हुआ, इसीलिए वहाँ पर अटैक हुआ किसका, अटैक हुआ क्लोराइड का। So this was all about reactions of ether, ठीक है। Let me check if I am having more such questions. No, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर हमने ईथर के साथ भी HX की रिएक्शन करवाई। अच्छा, ऐसे ही ईथर के एक और क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं इपॉक्साइड्स, ठीक है, ऑक्सीरेंस भी कहते हैं उन्हें, इपॉक्साइड्स या ऑक्सीरेंस भी कहते हैं। तो वो किस तरीके से रिएक्शन करते हैं वो भी बता देती हूँ, है ना, या फिर अगले वीडियो में एक्सक्लूसिवली बता दूं, उसके लिए मैं सोच रही हूँ अगले वीडियो में बताऊं, क्योंकि इपॉक्साइड्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ऑलरेडी कुछ 45-50 मिनट्स का हो गया है वीडियो, आई थिंक, लेट मी चेक। यस, तो मैं सोच रही थी कि इपॉक्साइड की रिएक्शन अपन एक्सक्लूसिवली अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और फिर फटाफट से इपॉक्साइड्स की रिएक्शन के लिए अगले वीडियो में आएंगे, और साथ में फिर स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की सीरीज़, और एलिमिनेशन के साथ फिर पढ़ेंगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस के कुछ कॉन्सेप्ट्स, और फिर हम शुरू करेंगे हमारे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म की ये पूरी सीरीज़ अच्छे से देख ली और अगर आपने अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए तो ट्रस्ट मी, जब हम चैप्टर्स को शुरू करेंगे तो यू विल बी वेरी 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 मच कंफर्टेबल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी मच कंफर्टेबल। जब मैं हाइड्रोकार्बन हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ाऊंगी तो बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहें, ठीक है। अगले वीडियो में आएंगे इपॉक्साइड्स लेकर, एलिमिनेशन रिएक्शन लेकर, ठीक है। सो टिल देन पढ़ते रहो और बढ़िया से पढ़ो, कंसंट्रेट करो। और एक चीज़ बताऊंगी कि यार इंटरनेट पे आजकल ऑनलाइन पढ़ाई ही हम लोगों को करनी पड़ रही है, यूट्यूब के माध्यम से बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोविड के कारण नॉर्मल क्लासेस हो नहीं पा रही हैं। बट हो ये रहा है कि बच्चे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अकेडमीज़ और यहाँ वहाँ ये वो टीचर्स बहुत सारे लोग हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। बट होता ये है कि बेटा जब आप मल्टीपल लोगों को फॉलो करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का ढंग अलग होता है, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, किसी को भी फॉलो करो, ठीक है, किसी को भी फॉलो करो, बट पूरी तरीके से किसी एक ही पर्सन को फॉलो करो, क्योंकि मल्टीपल वीडियोस देखने के चक्कर में आपका स्क्रीन टाइम भी बढ़ता है, और स्क्रीन टाइम बढ़ने के साथ साथ में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसे नहीं करो, किसी को भी फॉलो करो, आइदर मुझे या और कोई पसंद है और कोई जो भी आपको पसंद है वो सीरीज़ आप वो टीचर्स या वो व्हाटएवर इंस्टीट्यूट को आप फॉलो करो, बट आप किसी एक ही पर्सन को फॉलो करें एक सब्जेक्ट के लिए, और बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से करें। और हाँ, एक चीज़ और, जब जिस भी पर्सन को आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो हमारे नेशनली रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उस पर्सन को फॉलो करके क्या उन इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल सॉल्व कर पा रहे हैं, ये बिल्कुल चेक करें। क्योंकि जब आप किसी को फॉलो कर रहे हैं या जब आप किसी से पढ़ रहे हैं तो उसका पढ़ने का मतलब आपके पढ़ने का या उस टीचर के पढ़ाने का एक ही इंटेंशन होता है कि आपको सक्सेस मिले आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और उसका अश्योरेंस ऐसे मिलेगा कि भाई हमें अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका मटेरियल हम सॉल्व कर पा रहे हैं क्या, जेई के लिए, एडवांस के लिए, मेन के लिए या एम्स के लिए, नीट के लिए जो मटेरियल प्रिस्क्राइब्ड है हम वो सॉल्व कर पा रहे हैं क्या। अगर आप कर पा रहे हैं अच्छे से तो इट्स वेल एंड गुड, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि किसी एक ही इंसान का करें फॉलो, मल्टीपल लोगों के फॉलो ना करें, ठीक है ना। वो आपका बहुत टाइम वेस्ट भी करेंगे, साथ में आपका स्क्रीन टाइम भी बढ़ाएंगे, तो आप वो देखें।
तो अभी यहाँ से मैं चलती हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे इपॉक्साइड्स की रिएक्शंस के साथ, ठीक है ना। सो टिल देन कीप लर्निंग, बी सेफ, ठीक है, घर पे रहो, आराम से रहो। थैंक यू।